हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 पॉलिटिकल साइंस। तो मेजर पेपर 8 पॉलिटिकल साइंस में हम पिछले क्लास में 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। यूनिट 1 से हम 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के इस क्लास में आपका होने वाला है, आज ये पार्ट 6 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 5 में हम करवा चुके हैं 5 क्वेश्चन यूनिट 1 से। और पार्ट 6 में आज हम करने वाले हैं बाकी का जितना भी यूनिट 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया था वो पूरा आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज हम पूरा यूनिट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका आज ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना था इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। तो यूनिट 1 में आपको अप्रोचेस के बारे में पढ़ना था, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना था, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आप सब थ्योरी क्लास जरूर अटेंड किए होंगे और बाकी का सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम यूनिट 1 कंप्लीट करते हैं और अगले क्लास में यूनिट 2 हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा क्या है। 5 क्वेश्चन हो चुका है, ये छठा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, एग्जामिन इट्स यूटिलिटी टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, या और लिखा गया है यहाँ पे, तो मतलब या क्रिटिकली एनालाइज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसका कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछे या ये क्वेश्चन पूछे, ये दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आंसर वही लिखना है जो हम आपको अभी बताएंगे। दोनों में से कोई भी पूछ ले, आंसर सेम ही लिखना है। तो ये था इंग्लिश में क्वेश्चन। अब हम आपको दिखाते हैं हिंदी में क्वेश्चन। एक मिनट। तो हिंदी में क्वेश्चन इसी को हिंदी में लिखा गया है यहाँ पे। तो हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए तथा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इसकी उपयोगिता का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है आपसे। तो मेनली अगर हम आपको बताएं तो इसमें आंसर आपको लिखना क्या है, इसमें आपको आंसर लिखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में, यानी संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में आपसे पूछा गया है और इसका यूटिलिटी आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है। तो ये हेडिंग है, आपको ये ऐसे करके पॉइंट करके देना है और उसके बाद इसमें आपको लिखना है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। तो इसका क्या कहने का मतलब है, इसमें आपको यही आंसर लिखना है। तो यहाँ से आपको आंसर लिखना शुरू करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक तरीका बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति माना जाता है। आगे लिखा गया है कि इस दृष्टिकोण को मुख्य रूप से गैब्रियल आलमंड और जेम्स कॉलमैन जैसे विद्वान ने विकसित किया। तो इसका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत को विकसित करने में प्रमुख योगदान गैब्रियल आलमंड का और जेम्स कॉलमैन जैसे विद्वानों का रहा है। तो इस सिद्धांत को विकसित करने में किनका हाथ रहा है, तो 2 नाम याद रखना है, गैब्रियल आलमंड और दूसरा नाम है जेम्स कॉलमैन। आगे लिखा गया है इस पद्धति का उद्देश्य यह समझना है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न संरचनाएं किस प्रकार कार्य करती है और पूरे राजनीतिक तंत्र को कैसे चलाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि इस पद्धति का लक्ष्य यह जानना है कि राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन से काम करती है और उनके माध्यम से पूरी राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है। यानी इसका कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक संस्थाएं कैसे काम करती है और उनके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है। तो यही जानने का प्रयास करता है ये पद्धति। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक प्रणाली होती है। इसका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार हर देश की राजनीतिक एक पूरी प्रणाली या तंत्र की तरह होती है, जिसमें कई संस्थाएं या संरचनाएं होती है, जैसे संसद, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, नौकरशाही आदि। इसका कहने का मतलब है कि इस प्रणाली में कई संस्थाएं होती है, जैसे संसद, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, नौकरशाही और प्रशासनिक अधिकारी। आगे लिखा गया है ये सभी संस्था मिलकर कुछ विशेष कार्य करती है, जिनसे राजनीतिक व्यवस्था स्थिर और प्रभावी बनी रहती है।
इसका कहने का मतलब है कि ये सभी संस्था जो है ये मिलकर क्या करती हैं कि अलग अलग काम करती है, जिससे सरकार और राजनीतिक व्यवस्था सही तरीके से चलती रहती है। आगे एक उदाहरण भी दिया गया है आपको। उदाहरण के लिए संसद कानून बनाती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और कार्यपालिका का क्या काम है? उसका काम है उन्हें लागू करती है। जो कानून बना उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे संसद कानून बनाती है, अदालत कानून को समझाती है और उसका निर्णय करती है और सरकार उन्हें क्या करती है? लागू करती है। तो इस प्रकार प्रत्येक संस्था का अपना अलग अलग कार्य होता है जो राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने में योगदान देता है। यानी हर संस्था का अपना अलग अलग काम होता है और सभी मिलकर राजनीतिक व्यवस्था को चलाते हैं। तो अगला पॉइंट आपको इसमें लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगला पॉइंट आपको देना है, ऐसे हेडिंग करके इसको लिखना है। अब हम इसकी उपयोगिता के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखा गया है कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट होती है, जिसमें आपको पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है लिखने के लिए। तो अब हम इसको समझेंगे कि क्या दिया गया है। इसमें पहला पॉइंट आपको दिया गया है विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में सहायता। इसका कहने का मतलब है कि यह अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने में क्या करता है कि मदद करता है। आगे लिखा गया है यह दृष्टिकोण विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं और उनके कार्यों की तुलना करने में मदद करता है। इसका कहने का मतलब है कि इससे हम अलग अलग देशों की संस्थाओं और उनके कामों को तुलना करके समझ सकते हैं। आगे लिखा गया है इससे यह समझना आसान होगा कि अलग अलग देशों में समान कार्य अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग देशों में एक ही काम अलग अलग संस्था कर सकती है। यह बात इस सिद्धांत से समझ आती है। अभी दूसरा पॉइंट आपको इसमें लिखना है विकासशील देशों के अध्ययन में उपयोगी। इसका कहने का मतलब है कि यह दृष्टिकोण विकासशील देशों की राजनीति को समझने में भी मदद करता है। आगे लिखा गया है यह पद्धति केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो तरीका है यह केवल यूरोप या अमेरिका के देशों तक ही सीमित नहीं है। इसका उपयोग एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में भी किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इसका उपयोग एशिया, अफ्रीका, लैटिन और अमेरिका के देशों की राजनीति को समझने के लिए भी किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ तक हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखना है राजनीतिक व्यवस्था को एक समग्र प्रणाली के रूप में देखना। इसका कहने का मतलब है कि ये दृष्टिकोण राजनीति को एक पूरे तंत्र के रूप में देखता है। इसमें लिखा गया है कि यह दृष्टिकोण राजनीति को अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि एक पूरे तंत्र के रूप में समझने पर बल देता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें राजनीति को अलग अलग भागों में नहीं बल्कि पूरे राजनीति के रूप में समझा जाता है। अगला पॉइंट है कि कार्यों पर अधिक ध्यान, यानी इसका कहने का मतलब है कि यह सिद्धांत संस्थाओं के काम पर ज़्यादा ध्यान देता है। एक मिनट, इसमें लिखा गया है कि यह केवल संस्थाओं की संरचना पर ही नहीं बल्कि उनके कार्यों पर भी ध्यान देता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें केवल संस्था कैसी है यह नहीं बल्कि वह क्या काम कर रही है यह भी देखा जाता है, कैसे काम करती है ये भी देखा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई संस्था वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था में क्या भूमिका निभा रही है। इसका कहने का मतलब है कि इससे हमें पता चलता है कि कोई भी संस्था हो राजनीतिक व्यवस्था में वास्तव में क्या भूमिका निभा रही है, इस सिद्धांत के द्वारा हमें पता चलता है। अगला पॉइंट आपको इसमें लिखना है पॉइंट नंबर 5 राजनीतिक स्थिरता और परिवर्तन का अध्ययन। तो इस दृष्टिकोण के माध्यम से यह भी समझा जाता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता क्यों बनी रहती है और परिवर्तन कैसे होती है। इसका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत से यह समझा जा सकता है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था स्थिर क्यों रहती है और उसमें बदलाव कैसे आता है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार आपको ये समझ में आता है।
आई होप कि आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका उपयोगिता भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिखेंगे। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम में इसी तरीके से पॉइंट वाइज करके आंसर लिखना है, ताकि टीचर को पढ़ने में आसानी हो और आपको अच्छा नंबर एग्जाम में मिल सके। तो ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 7 से 8 पेज में आंसर लिखना है। तो अब हम इसका एक छोटा सा निष्कर्ष भी इसमें लिखेंगे। तो निष्कर्ष में लिखा गया है कि अंततः कहा जा सकता है कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पद्धति है। इसका कहने का मतलब है कि इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यह तुलनात्मक राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो तरीका का नाम क्या है? तो तरीका का नाम है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो यह राजनीतिक संस्थाओं और उनके कार्यों का विश्लेषण करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने और उनकी तुलना करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, यह विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं और उनके कामों को समझने और तुलना करके समझने में हमारी मदद करता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी यह आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में एक उपयोगी और प्रभावशाली दृष्टिकोण माना जाता है। इसका मतलब है कि इसकी कुछ कमियां भी है, लेकिन फिर भी आज के समय में यह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सभी को बस इतना ही लिखना था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। हिंदी में क्वेश्चन लिखा गया है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, ऐसे पॉइंट हेडिंग करके दे देना है, उसके बाद यहाँ से आंसर लिखना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है वो भी देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण आधुनिक तुलनात्मक राजनीतियों की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसका कहने का मतलब है कि यह तुलनात्मक राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण आधुनिक तरीका है। इसमें देखा जाता है कि राजनीतिक संस्था क्या काम करती है। उसमें देखा जाता था कि कैसे काम करती है, लेकिन इसमें देखा जाता है कि क्या काम करती है। इस दृष्टिकोण को कोई समाजशास्त्रियों और राजनीतिक वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। इसका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत को बनाने और समझने में कई समाजशास्त्रियों और राजनीतिक वैज्ञानिकों का योगदान है, जैसे कि पार्सन्स, मर्टन और आलमंड जैसे विद्वान ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। तो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। अब आपको पॉइंट वाइज करके यहाँ पे लिख देना है उन विद्वानों का नाम जिनका योगदान रहा है इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में। तो पहले विद्वान का नाम है टालकट पार्सन्स। तो सबसे पहले पॉइंट हम इसके बारे में देंगे, उसके बाद हम इनके बारे में लिखेंगे। टालकट पार्सन्स को संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इसका कहने का मतलब है कि पार्सन्स को इस सिद्धांत का मुख्य संस्थापक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने सबसे पहले बताया कि समाज को एक प्रणाली की तरह समझा जा सकता है। आगे लिखा गया है कि उन्होंने समाज को एक प्रणाली के रूप में देखा जिसमें विभिन्न संस्थाएं मिलकर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। इसका कहने का मतलब है कि पार्सन्स के अनुसार समाज एक मशीन की तरह है जिसमें कई हिस्से मिलकर के क्या करती है कि काम करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए परिवार, स्कूल, सरकार और धर्म, ये सभी क्या है, ये सभी समाज को चलाने में मदद करती है। आगे लिखा गया है पार्सन्स ने AGIL मॉडल दिया जिसके अनुसार किसी भी प्रणाली को 4 मुख्य कार्य करने होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि उन्होंने समाज के काम को समझाने के लिए AGIL नाम का मॉडल दिया था। किसी भी समाज की यह प्रणाली को सही ढंग से चलने के लिए 4 जरूरी काम करने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिया गया है एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट और तीसरा है इंटीग्रेशन और चौथा है पैटर्न मेंटेनेंस यानी लेटेंसी। तो ये 4 दिया गया है, ये नाम 4 मुख्य कार्य बताए गए हैं इनके द्वारा। अब हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो एडेप्टेशन का मतलब होता है हिंदी में अनुकूलन। इसका कहने का मतलब है कि समाज को अपने वातावरण के अनुसार ढलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सरकार आर्थिक समस्याओं के अनुसार नई नीतियाँ बनाती है,
अभी दूसरा है गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य प्राप्ति। तो इसका कहने का मतलब है कि समाज को अपने लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार का लक्ष्य विकास और सुरक्षा देना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब है एकीकरण। इसका कहने का मतलब है कि समाज के अलग अलग हिस्सों को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कानून सभी लोगों को एक नियम में बांधता है। अगला दिया गया है पैटर्न मेंटेनेंस यानी संरक्षण। इसका कहने का मतलब है कि समाज की परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए परिवार बच्चों को संस्कृति और नैतिकता सिखाता है। तो यह सिद्धांत बाद में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में भी उपयोगी किया गया। इसका मतलब है कि बाद में इस सिद्धांत का उपयोग राजनीति को समझने के लिए भी किया जाने लगा था। अभी दूसरे विद्वान हैं जिनका नाम है रॉबर्ट के मंटन। अब इनका क्या कहना है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मर्टन ने पार्सन्स के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और मैनिफेस्ट फंक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्य तथा लेटेंट फंक्शन यानी अप्रत्यक्ष कार्य की अवधारणा दी। इनका कहने का मतलब है कि मर्टन ने पार्सन्स के विचारों को और स्पष्ट और व्यवहारिक बनाया और उन्होंने बताया कि किसी संस्था के दो प्रकार के कार्य होते हैं। कोई भी संस्था हो उसके दो प्रकार के कार्य होते हैं, जिसमें पहला है मैनिफेस्ट फंक्शन यानी प्रत्यक्ष कार्य। तो प्रत्यक्ष कार्य का मतलब होता है जो काम स्पष्ट रूप से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्कूल का मुख्य काम पढ़ाई कराना ही होता है, तो इसको हम क्या करते हैं कि स्पष्ट रूप से करते हैं। अब दूसरा आपको दिया गया है लेटेंट फंक्शन यानी अप्रत्यक्ष कार्य। इसका कहने का मतलब है कि जो काम अनजाने में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि स्कूल में दोस्ती बनाना, ये अनजाने में ही होता है। तो उन्होंने यह भी बताया कि कुछ संस्थाएं अकार्य भी उत्पन्न कर सकती है, जिससे प्रणाली में असंतुलन पैदा हो सकता है। इसका कहने का मतलब है कि कुछ कार्य समाज के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए भ्रष्टाचार सरकार की व्यवस्था को खराब कर देता है। आगे लिखा गया है इससे संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण अधिक व्यवहारिक बना। इसका कहने का मतलब मर्टन के विचारों से यह सिद्धांत वास्तविक जीवन में ज़्यादा उपयोगी हो गया था। आई होप कि दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तीसरा विद्वान का नाम है गैब्रियल आलमंड। अब इनका क्या कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि गैब्रियल आलमंड ने इस दृष्टिकोण को तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्थित रूप से लागू किया था। इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने इस सिद्धांत का उपयोग अलग अलग देशों की राजनीति को समझने के लिए किया। आगे लिखा गया है उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समान राजनीतिक कार्य होते हैं, यानी हर देश की राजनीति में कुछ काम समान ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हर देश में कानून बनाना, लागू करना और न्याय देना समान ही होता है। उन्होंने राजनीतिक प्रणाली के इनपुट और आउटपुट कार्यों का वर्गीकरण किया। इसका कहने का मतलब है कि उन्होंने बताया कि राजनीति में कुछ काम जनता से आते हैं और कुछ सरकार करती है। इनपुट फंक्शन का क्या मतलब है, इनपुट फंक्शन का यहाँ पे आपको जानना है इसका मतलब। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। इसका कहने का मतलब है कि लोगों को राजनीति की शिक्षा मिलना और नेता बनना। अगला पॉइंट दिया गया है हित अभिव्यक्ति। इसका कहने का मतलब है कि लोग अपनी मांग सरकार के सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसानों का आंदोलन, किसान आंदोलन करके क्या करते हैं, किसान अपनी मांग सरकार के सामने रखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है हित समेकन। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग मांगों को जोड़कर नीति बनाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए राजनीतिक दल क्या करते हैं, घोषणा पत्र बनाते हैं। तो आई होप कि आपको इनपुट कार्य के बारे में समझ में आ गया होगा। इनपुट कार्य का कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक पॉइंट और दिया गया है इनपुट कार्य में राजनीति संचार। इसका कहने का मतलब है कि राजनीतिक जानकारी का आदान प्रदान करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए समाचार देना, भाषण देना या फिर मीडिया का उपयोग करना। अब हम बात करेंगे आउटपुट की। तो आउटपुट कार्य में कैसा कार्य आता है वो भी आपको जानना है। नियम निर्माण करना, यानी इसका कहने का मतलब है कि कानून बनाना। संसद द्वारा कानून बनाया जाता है एग्जाम्पल के लिए। तो आगे दिया गया है नियम लागू करना।
कानून लागू करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार और प्रशासन क्या करती है, कानून लागू करते हैं। और तीसरा है नियम निर्णय लेना, यानी कानून के अनुसार न्याय देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि न्यायालय का फैसला, फॉर एग्जाम्पल के लिए न्यायालय क्या करता है, फैसला सुनाती है। तो ये सब कार्य आ जाएगा आपका आउटपुट में। तो आई होप कि इनपुट आउटपुट आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब चौथे विद्वान का नाम दिया गया है गैब्रियल एलमंड और जेम्स कोलमैन। तो इनका कहना है कि इन दोनों विद्वान ने मिलकर विकासशील देशों की राजनीति के अध्ययन में इस सिद्धांत का उपयोग किया था। इसका कहने का मतलब है कि उन्होंने एशिया और अफ्रीका जैसे देशों की राजनीति को समझने में इस पद्धति का उपयोग किया था। उनकी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज 1960 में आया था ये बुक। तो इस बुक में इस पद्धति का विस्तार से उपयोग किया गया था। इसका कहने का मतलब है कि इस किताब में उन्होंने बताया कि विकासशील देशों की राजनीति को इस सिद्धांत से कैसे समझा जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बुक का नाम आपको ये याद रखना है। अभी अगले विद्वान का नाम दिया गया है डेविड ईस्टन। इनका क्या कहना था, इनका कहना था डेविड ईस्टन ने राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी उन्होंने राजनीति को एक प्रणाली के रूप में समझाया। आगे लिखा गया, उन्होंने राजनीति को एक ऐसी प्रणाली माना जिसमें इनपुट और आउटपुट होते हैं, यानी जनता मांग करती है और सरकार निर्णय लेती है। अगला इनपुट का मतलब क्या होता है कि जनता की मांग और समर्थन, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया इनपुट। और अगर हम बात करें आउटपुट की तो सरकार की नीति और निर्णय को हम क्या कहेंगे, आउटपुट। अब आपको इसमें यहाँ पे दिया गया आगे लिखा गया है, उनका मॉडल संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण को समझने में बहुत सहायक बना। इसका कहने का मतलब है कि ईस्टन के मॉडल से राजनीति की प्रक्रिया को समझना बहुत ही आसान हो गया था। तो आपका ये पांचों पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। अब एक छोटा सा कंक्लूजन आपको लिखना हो, अगर एग्जाम में अगर आप लिख पाएँ तो लिख देना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार टेलकट, पार्सन, रॉबर्ट मर्टन और गैब्रियल एलमंड, जेम्स कोलमैन और डेविड ईस्टन जैसे विद्वानों ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका कहने का मतलब है, यहाँ तक हो चुका है। इसका कहने का मतलब है कि इन सभी विद्वानों ने मिलकर इस सिद्धांत को क्या किया, मजबूत बनाया है। तो ये कुछ विद्वानों का नाम है जो कि आपको याद रखना है। आगे लिखा गया, इनके प्रयासों से राजनीतिक प्रणालियों को एक समग्र व्यवस्था के रूप में समझना अधिक आसान और वैज्ञानिक हो गया। इसका कहने का मतलब है कि इन्हीं की वजह से हम राजनीति को एक पूरे तंत्र की तरह वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इतना ही लिखना था आप सभी को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपका रहने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो चुका है, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन था इस चैप्टर में, इस यूनिट में, वो पूरा हो चुका है। तो इतना से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, और इस यूनिट से आपको इतना से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हिंदी में क्वेश्चन बोले तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ को स्पष्ट करना है। तो इसमें आपको आंसर में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग में देना है, 1 मिनट। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में ऐसे करके देना है, यहाँ पे लिखना है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। अब आपको आंसर यहाँ से लिखना शुरू करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें राजनीति का विशेष तरीके से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आगे लिखा गया है, जिसमें विभिन्न देशों की राजनीति व्यवस्था, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इनका कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग देशों की राजनीति की क्या किया जाता है, तुलना करके अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत और अमेरिका की सरकार या
चुनाव प्रणाली की क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है और तुलना करके समझा जाता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो आगे दिया गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ कैसे कार्य करती है और उनमें क्या समानताएं तथा भिन्नताएं है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका लक्ष्य यह समझना है कि हर देश की राजनीति कैसे चलती है, उनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर होती है, यही जानने का इसका लक्ष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत में संसदीय प्रणाली है, जबकि अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है। ये क्या किया जाता है कि समानताएं और भिन्नताएं देखा जाता है इसमें। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। आगे दिया गया है, सरल शब्द में अगर हम बात करें एकदम आसान भाषा में, तो जब हम दो या अधिक देशों की सरकार, संविधान, राजनीतिक दल, चुनाव प्रणाली, प्रशासन और नीतियों की तुलना करके उनका अध्ययन करते हैं तो उसे तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। या तो आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए या फिर ये सरल शब्द में जो डेफिनेशन लिखा गया है, ये छोटा सा डेफिनेशन, कोई भी आपसे पूछे तुलनात्मक राजनीति क्या होता है तो आसान भाषा में आप ये भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि आसान भाषा में अगर हम बोले तो जब हम अलग अलग देशों की सरकार और राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करते हैं तो उसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल भी कोई पूछे तो बताना है भारत और ब्रिटेन की संसद व्यवस्था की तुलना करना। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आगे आपको और आंसर लिखना है। तो आगे दिया गया है, तुलनात्मक राजनीति केवल औपचारिक संस्था जैसे कि संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, दबाव समूह और राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखती है। तो इसका कहने का मतलब है कि यह केवल सरकारी संस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सरकार की मुख्य औपचारिक संस्था में कौन कौन आ गया, तो संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपको याद रखना है। तुलनात्मक राजनीति में लोगों का राजनीतिक व्यवहार, संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियां भी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चुनाव में लोगों का क्या देखा जाता है, चुनाव में लोगों का मतदान व्यवहार देखा जाता है। देश में क्या देखा जाता है, देश की आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, आर्थिक स्थिति को देख करके तुलना किया जाता है। आगे लिखा गया है, इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था क्यों और कैसे काम करती है। इसका कहने का मतलब है कि इससे यह पता चलता है कि किसी देश की राजनीति किस कारण से उस तरह चलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत में बहुदलीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि यहाँ समाज बहुत विविध है। आगे लिखा गया है, विद्वानों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानताएं और अंतर को पहचानना है। इसका कहने का मतलब है, एक मिनट, इसका कहने का मतलब है कि इसका एक उद्देश्य यह पता लगाना है कि देश की राजनीति में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत और ब्रिटेन दोनों में संसदीय प्रणाली है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका में है। आगे लिखा गया है कि उनके कारणों का विश्लेषण करना। इसका कहने का मतलब है कि यह भी समझना कि ये समानताएं और अंतर क्यों है, अंतर है तो क्यों है, ये भी यहाँ पे देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली इसीलिए है क्योंकि वहाँ का संविधान अलग तरीके से बना है। आगे लिखा गया है, तथा राजनीति विकास और परिवर्तन को समझना है। इसका कहने का मतलब है कि राजनीति समय के साथ कैसे बदलती है, यह भी समझना जरूरी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कई देशों में पहले राजशाही थी, बल्कि बाद में क्या हुआ कि बाद में लोकतंत्र आ गया था। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आपको दिया गया है कि अंततः तुलनात्मक राजनीति वह अध्ययन है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीति प्रणालियों और संस्थाओं की तुलना करके उनके कार्य, विशेषताएं और समस्याओं को समझा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में अलग अलग देशों की राजनीति की तुलना करके उनके विशेषताओं और समस्याओं को समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की तुलना की जाती है और समझा जाता है। आगे लिखा गया है कि यह अध्ययन राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक और व्यापक बना देता है।
तो इसका कहने का मतलब है कि इससे राजनीति का अध्ययन अधिक गहराई और वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुलना करने से हमें बेहतर समझ मिलती है कि कौन सी व्यवस्था अधिक प्रभावी है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक लिखना था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थ्रो लाइट ऑन द चीफ फीचर ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोचेज टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हिंदी में दिया गया है आपको, तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, फिर यहाँ पे भी पढ़ा देते हैं अच्छे से ताकि आपको याद रहेगा। एक एक चीज़ ध्यान से याद रखना है। तो अब हम इसका आंसर देखने वाले हैं। इसमें आंसर क्या लिखना है आपको, ये हो गया आपका हेडिंग। अब इसमें आपको लिखना है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में प्रारंभिक समय में जिन पद्धतियों का उपयोग किया जाता था उन्हें पारंपरिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि पहले के समय में तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए जो पुराने तरीक़े अपनाए जाते थे उन्हें पारंपरिक दृष्टिकोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले केवल संविधान और सरकार की संरचना को देख करके राजनीति का अध्ययन किया जाता था। पहले क्या होता था कि केवल सरकार की संरचनाएं को ही देख करके राजनीति का अध्ययन किया जाता था। आगे लिखा गया है, इन दृष्टिकोणों का मुख्य ध्यान राजनीतिक संस्थाओं, संवैधानिक व्यवस्था और ऐतिहासिक विकास पर होता है। इसका कहने का मतलब है कि इन तरीकों में मुख्य रूप से सरकार की संस्थाएं, संविधान और उनके इतिहास पर ध्यान दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे संसद कैसी बनी, संविधान कैसे बना, यह देखा जाता था उस टाइम में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें दिया गया है, एक मिनट, ऐतिहासिक विकास। पारंपरिक दृष्टिकोण का कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि पॉइंट वाइज आपको दिया गया है। तो पहला पॉइंट में आपको बताया गया है संस्थागत अध्ययन, इंस्टीट्यूशनल स्टडी। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान आदि के अध्ययन पर केंद्रित था। इसका कहने का मतलब है कि इस दृष्टिकोण में मुख्य रूप से सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। किसका अध्ययन किया जाता था? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद, संविधान, इन सभी का अध्ययन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे लिखा गया है, इसमें इन संस्थाओं की संरचना, शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन किया जाता था। इसका कहने का मतलब है कि इसमें यह बताया जाता था कि संस्था कैसे बनी है, उसके अधिकार क्या हैं और वह क्या काम करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए संसद का काम कानून बनाना होता है। तो ये सब इसमें बताया जाता था, इसका वर्णन किया जाता था इसमें। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है वर्णनात्मक प्रकृति, यानी डिस्क्रिप्टिव नेचर। तो इसमें क्या दिया गया है? इस दृष्टिकोण का स्वरूप अधिकतर वर्णनात्मक था। इसका कहने का मतलब है कि इसमें केवल चीज़ों का वर्णन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि संसद के बारे में जानकारी दी जाती थी, इसका वर्णन किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता था। आगे दिया गया है, इसमें राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं का केवल विवरण दिया जाता था। तो इसमें केवल यह बताया जाता था कि संस्था क्या है और कैसे काम करती है। आगे लिखा गया है, उनका वैज्ञानिक या विश्लेषणात्मक अध्ययन कम किया जाता था। इसमें कहने का मतलब है कि इसमें गहराई से कारण और परिणाम का विश्लेषण कम किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्यों कोई व्यवस्था सफल है, यह कम समझा जाता था, इस पे कम ध्यान दिया जाता था। अभी आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, हिस्टोरिकल मेथड। इसका कहने का क्या मतलब है? ऐतिहासिक पद्धति। इसमें दिया गया है कि पारंपरिक अध्ययन में राजनीति संस्थाओं को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था आपको याद रखना है, संस्थाओं को समझने के लिए उनके इतिहास को देखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ब्रिटेन की संसद की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की संसद कैसे धीरे धीरे विकसित हुई, तो इनके इतिहासों पर ध्यान दिया जाता था। इसमें इसी चीज़ के बारे में बात किया जाता था। आगे लिखा गया है, यह देखा जाता था कि किसी संस्था का विकास समय के साथ कैसे हुआ है।
तो समय के साथ संस्था में क्या क्या बदलाव आए हैं यह समझा जाता था। किसमें समझा जाता था? तो ऐतिहासिक पद्धति में यही चीज़ पर ध्यान दिया जाता था। आगे लिखा गया है आपका चौथा पॉइंट, कानूनी दृष्टिकोण। अब इसमें क्या किया जाता था ये भी आपको जानना है। तो इस पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं को मुख्य रूप से कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से देखा जाता था। तो इसमें क्या किया जाता था? इसमें राजनीति को कानून और संविधान के आधार पर समझा जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले तो संविधान में संसद की शक्ति क्या लिखी है ये देखा जाता था इसमें। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कानूनी दृष्टि है, तो इसमें कानून से रिलेटेड ही कुछ होता होगा। आगे लिखा गया है, एक मिनट, आगे लिखा गया है संविधान कानून और औपचारिक नियमों पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इसका कहने का मतलब है कि इसमें लिखित नियमों और कानूनों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जिसमें दिया गया है लिमिटेड स्कोप यानी सीमित अध्ययन क्षेत्र। अब इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के अध्ययन तक सीमित था। इसका कहने का मतलब है कि इसमें अधिकतर यूरोप और अमेरिका के देशों का अध्ययन किया जाता था। आगे लिखा गया विशेषकर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। मतलब इन तीनों देशों की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था इसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर ध्यान दिया जाता था, अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली पे और फ्रांस की शासन व्यवस्था पे। अगला यहाँ पे लिखा गया है कि एक मिनट, विकासशील देशों की राजनीति पर कम ध्यान दिया जाता था। इसका कहने का मतलब है कि एशिया और अफ्रीका के देशों की राजनीति का अध्ययन कम किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत, अफ्रीका आदि देशों की राजनीति पर कम चर्चा होती थी। तो इन सब देशों पे कम चर्चा किया जाता था, बल्कि ध्यान दिया जाता था तो सिर्फ एशिया और अफ्रीका जैसे देशों पर ध्यान दिया जाता था। भारत, अफ्रीका इन सब देशों पे बहुत ही कम ध्यान दिया जाता। अब अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है राजनीतिक व्यवहार की अपेक्षा। अब इसमें क्या है? इसमें दिया गया है इस दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवहार को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। इसका कहने का मतलब है कि लोगों का राजनीतिक व्यवहार ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता था। आगे लिखा गया राजनीतिक संस्कृति, दबाव समूह और जनमत जैसे पहलुओं को भी कम महत्व दिया गया। इसका कहने का मतलब है कि लोगों की सोच, राजनीतिक आंदोलन और जनता की राय को बहुत ही कम महत्व दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मतदान व्यवहार हो या फिर आंदोलन हो, तो इसका अध्ययन बहुत ही कम किया जाता था। अब आपको इसमें एक छोटा सा निष्कर्ष दिया गया है जो कि आप इसको रीड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बस इतना ही दिया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द मॉडर्न अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं, फिर से यहाँ पे पढ़ा देते हैं। हिंदी में दिया गया है तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अब इसमें आपको क्या लिखना है वो भी देखना है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, एक मिनट, तो ये हो गया हेडिंग। अब आपको इसमें लिखना है तुलनात्मक राजनीति में समय के साथ अध्ययन की पद्धति में परिवर्तन हुआ। तो इसका कहने का मतलब है कि समय के साथ राजनीति को पढ़ने और समझने के तरीके बदलते चले गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पहले केवल संविधान पढ़कर राजनीति को समझा जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में लोगों के व्यवहार को भी पढ़ा जाने लग गया था। आगे लिखा गया है कि पारंपरिक दृष्टिकोण के स्थान पर आधुनिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, यानी पुराने तरीके की जगह नए और बेहतर तरीकों को अपनाया गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह क्या हुआ? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करती थी? सिर्फ संस्थाएं का अध्ययन करती थी, लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या करती है कि संस्था के साथ साथ लोगों का व्यवहार पर भी ध्यान देती है। अब आगे लिखा गया है यह दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक माना जाता है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण ज़्यादा वैज्ञानिक है और गहराई से अध्ययन करता है। इसमें क्या होता है कि सर्वे, डेटा और रिसर्च का उपयोग करके राजनीति को समझा जाता है। आगे लिखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्थाओं को केवल संस्थाओं के आधार पर नहीं समझना है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें केवल संसद या संविधान को देखकर राजनीति नहीं समझा जाता है, बल्कि उनके व्यवहार, प्रक्रियाओं और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में
समझना है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें यह भी देखा जाता है कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और समाज की परिस्थितियाँ क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लोग किसे वोट देते हैं, या फिर समाज की जाति, धर्म या फिर आर्थिक स्थिति कैसी है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है मॉडर्न अप्रोच में। तो आगे लिखा गया है, आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि राजनीति को एक पूरे तंत्र की तरह समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे एक मशीन में कई हिस्से मिलाकर काम करती है, वैसे ही राजनीति में भी कई संस्थाएं मिलकर के काम करती है, तब जाकर के राजनीतिक व्यवस्था अच्छे ढंग से चल पाता है। आगे लिखा गया है, जिसमें विभिन्न संरचनाएं और प्रक्रियाएं मिलकर काम करती है। इसका कहने का मतलब है कि राजनीति में कई संस्थाएं और प्रक्रियाएं मिलकर के व्यवस्था को क्या करती है, चलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए संसद, सरकार, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ये सब क्या करती है, साथ मिलकर के राजनीतिक व्यवस्था को चलाती है। आगे लिखा गया, इस पद्धति में केवल संविधान या संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ संविधान पढ़ना ही पर्याप्त नहीं माना जाता है, बल्कि राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, दबाव समूह, जनमत, चुनाव प्रक्रिया और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया जाता है। मतलब इसमें राजनीति के कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मतदान का व्यवहार देखा जाता है, मीडिया और जनमत को भी देखा जाता है, किसान आंदोलन जैसे दबाव समूह पे भी ध्यान दिया जाता है। तो आगे लिखा गया है, इस दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक और तुलनात्मक बनाने का प्रयास करता है। आधुनिक दृष्टिकोण क्या करता है? आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन को ज़्यादा वैज्ञानिक और तुलना योग्य बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दो देशों के चुनाव परिणामों की तुलना करता है और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आगे लिखा गया, इसमें सांख्यिकीय आंकड़ों, सर्वेक्षणों और अनुसंधान विधियों का भी उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें डेटा, सर्वे, रिसर्च का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा गया, इसके कारण राजनीतिक घटनाओं को अधिक वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित तरीके से समझना संभव होता है। इसका कहने का मतलब है कि इससे राजनीति को बिना पक्षपात के सही और व्यवस्थित तरीके से समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डेटा देख करके यह पता चलता है कि किस वर्ग ने किस पार्टी को ज़्यादा वोट दिया है। अब आगे लिखा गया है कि आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र भी व्यापक है। इसका कहने का मतलब है कि आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। आगे लिखा गया है, यह केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है। मतलब यह केवल यूरोप और अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था को भी शामिल करता है। मतलब इसमें भारत, चीन, अफ्रीका जैसे देशों की राजनीति का भी अध्ययन किया जाता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ सिस्टम थ्योरी। प्रणाली सिद्धांत का मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अब हम इसके मुख्य विशेषता के बारे में जानेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है वो भी देख लीजिए। इसमें आपको लिखना है, प्रणाली सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका कहने का मतलब है कि सिस्टम थ्योरी तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक तरीके में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज राजनीति को समझने के लिए इसे एक पूरी व्यवस्था की तरह देखा जाता है। इसको क्या किया जाता है? एक पूरी व्यवस्था की तरह देखा जाता है। किसके लिए देखा जाता है? तो राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए देखा जाता है। तो इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से डेविड ईस्टन ने विकसित किया था। तो सिस्टम थ्योरी, ये जो सिद्धांत है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डेविड ईस्टन के द्वारा विकसित किया गया था। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राजनीति को एक पूरे तंत्र की तरह समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि शरीर में कोई अंग मिलकर के काम करता है, वैसे ही राजनीति में भी कई संस्था मिलकर के क्या करती है? काम करती है। आगे लिखा गया है, जिसमें विभिन्न तत्व आपस में जुड़े होते हैं और मिलकर के कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका कहने का मतलब है कि राजनीति के सभी
भाग आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए संसद, सरकार, न्यायालय और जनता सभी मिलकर के क्या करती है, राजनीति को चलाती है। तो अब इसमें आपका एक पहला पॉइंट दिया गया है जो कि मुख्य विशेषता है। तो पहला पॉइंट में दिया गया है आपको राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रणाली के रूप में देखना। अब इसमें क्या लिखा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार राजनीति को एक समग्र प्रणाली माना जाता है। मतलब है इसका कहने का कि राजनीति को एक पूरे तंत्र के रूप में समझा जाता है जिसमें विभिन्न संस्थाएं और प्रक्रियाएं मिलकर के कार्य करती है। तो संस्था में राजनीति में कई संस्थाएं और प्रक्रियाएं मिलकर के क्या करती है, व्यवस्था चलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए संसद कानून बनाती है और सरकार क्या करती है, उसे लागू करती है, और न्यायालय क्या करता है कि न्याय देता है। आगे लिखा गया है कि यह सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि हर संस्था एक दूसरे पर निर्भर होती है, यानी सरकार कानून बनाने के लिए संसद पे निर्भर होता है। ये एक एग्जाम्पल था। अभी दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया। तो इनपुट आउटपुट हम थोड़ी देर पहले भी समझा चुके हैं। आई होप कि आपको इनपुट आउटपुट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें लिखा गया है कि प्रणाली सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्था को इनपुट और आउटपुट के रूप में समझाया गया है। तो यहाँ पे लिखा, इसका कहने का मतलब है कि राजनीति में जनता की मांग और सरकार के निर्णय को इनपुट और आउटपुट कहा जाता है। इनपुट किसको बोलेंगे, जब जनता मांग करती है और समर्थन करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इसका कहने का मतलब है कि लोग सरकार से अपनी क्या करते हैं, ज़रूरत और मांगे रखती है सरकार के सामने। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि लोग रोजगार, शिक्षा और विकास की मांग करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। अगर हम बात करें अगर आउटपुट की, तो सरकार के निर्णय, नीतियाँ और कानून को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आउटपुट। सरकार जनता की मांगों के आधार पर क्या करती है, फैसले लेती है और नीति बनाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार रोजगार योजना शुरू करती है। तो ये क्यों शुरू किया गया, क्योंकि जनता द्वारा मांग किया गया था, इनपुट किया गया था, उसके बाद ही सरकार आउटपुट पे ध्यान देती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पर्यावरण का प्रभाव की तरफ। पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है कि राजनीति प्रणाली अपने सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से प्रभावित होती है। इसका कहने का मतलब है कि राजनीति पर समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विदेश संबंधों का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आर्थिक संकट होने पर सरकार नई आर्थिक नीतियाँ बनाती है। जब आर्थिक संकट आता है तो सरकार क्या करती है, नई नई आर्थिक नीतियाँ बनाती है। अगला आगे लिखा गया है कि ये बाहरी परिस्थितियों राजनीतिक व्यवस्था के कार्य को प्रभावित करती है। इसका कहने का मतलब है कि बाहरी परिस्थितियाँ सरकार के निर्णय को बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए युद्ध या आर्थिक मंदी होने पर सरकार की नीति बदल जाती है। जब युद्ध होता है या फिर आर्थिक मंदी आता है तो सरकार क्या करती है, नीति को बदलती है। अब हम बढ़ते हैं फीडबैक की तरफ। तो फीडबैक की प्रक्रिया, इसमें आपको क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है इस सिद्धांत में फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कहने का मतलब है कि जनता की प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें आगे लिखा गया है कि जब सरकार नीतियाँ बनाती है तो जनता की प्रतिक्रिया के रूप में फीडबैक मिलता है। यानी जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो जनता अपनी प्रतिक्रिया देती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि कोई कानून लोगों को पसंद नहीं आता है तो लोग विरोध करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जनता का फीडबैक क्या है, जनता इसे पसंद नहीं करती है। आगे लिखा गया है कि यह फीडबैक भविष्य के निर्णय को प्रभावित करता है। यानी जनता की प्रतिक्रिया से सरकार अपने आगे के फैसले बदल सकती है। अगर जनता विरोध करेगी तो सरकार उस नीति को आगे लागू नहीं करेगी, लेकिन अगर जनता को वो नीति पसंद आ जाता है तो सरकार उसको आगे बढ़ाती है और लागू करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी कानून के विरोध के बाद सरकार उसे क्या करती है, बदल सकती है, उस नीति में चेंजेस ला सकती है। अब अगला पॉइंट आपको इसमें लिखना है प्रणाली की स्थिरता और संतुलन। इसमें लिखा गया है कि प्रणाली सिद्धांत यह बताता है कि राजनीतिक व्यवस्था अपने संतुलन और स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करती है। तो इसका कहने का मतलब है कि राजनीति हमेशा स्थिर और संतुलित रहने की कोशिश करती है।
आगे लिखा गया है यदि प्रणाली पर अधिक दबाव पड़ता है तो वह अपने कार्यों में परिवर्तन करके संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। मतलब जब समस्याएं बढ़ती है तो सरकार क्या करती है, सरकार नई नीतियां बना करके संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि महंगाई अगर बढ़ने पर सरकार नई आर्थिक नीति बना सकती है। अगर महंगाई बढ़ रहा है तो सरकार नई आर्थिक नीति बना सकती है। अब अगला पॉइंट दिया गया है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आपको लिखना है व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी प्रणाली सिद्धांत राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक और व्यापक बनाता है। इसका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत से राजनीति का अध्ययन ज़्यादा वैज्ञानिक और गहराई से किया जाता है। यह केवल संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि पूरी राजनीति प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है। तो इसमें केवल संसद या सरकार ही नहीं बल्कि पूरे राजनीति प्रक्रियाओं को समझा जाता है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें छोटा सा निष्कर्ष लिखने वाले हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है, आपको रीड कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच के बारे में आपको इसमें बताना है। तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टिकोण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच के बारे में हम ऑलरेडी लॉन्ग में पढ़ा चुके हैं। तो आई होप कि आपको याद होगा अच्छे तरीके से। तो उसी तरीके से आपको शॉर्ट में भी लिख देना है जितना भी आपको इसके बारे में याद हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं समझाने वाले हैं। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इतना लिखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज हैज मॉर्टन डिवाइडेड द फंक्शन। इसका कहने का मतलब है कि मॉर्टन ने कार्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। तो अब इसमें हमको जानना है कि कितने श्रेणी में विभाजित है। तो मॉर्टन द्वारा कार्यों का वर्गीकरण, ये आपको पॉइंट दे देना है ऐसे करके। उसके बाद आपको लिखना है कि समाजशास्त्री रॉबर्ट के मॉर्टन ने संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत के कार्यों के मुख्य 2 रूप में बांटा गया है। तो मुख्य 2 रूप में ही बांटा गया है, पहला ये है और दूसरा ये है। तो पहला है मैनिफेस्ट फंक्शन यानी प्रत्यक्ष कार्य और दूसरा है अप्रत्यक्ष कार्य। तो प्रत्यक्ष कार्य में क्या लिखा गया है, तो प्रत्यक्ष कार्य का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्य वे कार्य होते हैं जो स्पष्ट, जानबूझकर और स्वीकार किए गए होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष कार्य वे होते हैं जिन्हें जानबूझकर किया जाता है और उनका उद्देश्य पहले से ही तय होता है। आगे लिखा गया अर्थात जिनका उद्देश्य समाज या संस्था द्वारा पहले से निर्धारित और पहचाना गया होता है। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे कार्य जिनका लक्ष्य पहले से ही तय होता है और सभी लोग उन्हें जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए विद्यालय का प्रत्यक्ष कार्य छात्रों को शिक्षा देना और ज्ञान प्रदान करना है। इसका कहने का मतलब है कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्कूल का मुख्य और स्पष्ट उद्देश्य होता है पढ़ाई कराना। और अगर हम और एग्जाम्पल अगर आपको दे तो अस्पताल का प्रत्यक्ष कार्य क्या होता है, मरीजों का इलाज करना। संसद का प्रत्यक्ष कार्य क्या होता है, कानून बनाना होता है। आई होप कि आपको प्रत्यक्ष कार्य समझ में आ गया होगा। अप्रत्यक्ष कार्य की अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष कार्य वे कार्य होते हैं जो अनजाने में या अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कार्य जो बिना योजना के अपने आप हो जाता है, जिन्हें पहले से निर्धारित नहीं किया गया हो, यानी वे काम जो पहले से ही तय नहीं होता है लेकिन बाद में दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों में मित्रता, सामाजिक संबंध और अनुशासन का विकास होना। इसका कहने का मतलब है कि स्कूल का मुख्य काम होता है पढ़ाई करवाना, लेकिन वहाँ दोस्ती बनाना और अनुशासन सीखना वो अपने आप ही हो जाता है, वो पहले से तय नहीं होता है। और अगर हम आपको उदाहरण दें तो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्किंग बनाना, सेना में अनुशासन और देशभक्ति का बढ़ना, ये सब क्या होता है, ये सब अपने आप ही हो जाता है, ये सब पहले से तय नहीं होता है। अब आपको और यहाँ पे लिखना है अतिरिक्त अवधारणाएं, अकार्य जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डीसी फंक्शन।
तो इसमें मर्टन का क्या कहना है? तो मर्टन ने यह भी बताया है कि कुछ कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जो समाज या प्रणाली के लिए हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कभी कभी किसी संस्था के काम समाज के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इन्हें अकार्य कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? अकार्य। ऐसे नकारात्मक परिणामों को अकार्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार से क्या होता है कि प्रशासन कमजोर हो जाता है और सोशल मीडिया से गलत जानकारी भी फैलती है कभी कभी। अब आपको इसमें निष्कर्ष भी कुछ लिखना है। तो निष्कर्ष के रूप में आपको यहाँ पे लिखना है, इस प्रकार रॉबर्ट मर्टन ने कार्यों को मुख्य 2 श्रेणी में बांटा है, जिसमें पहला है मैनिफेस्ट और दूसरा है लेटेंट। मैनिफेस्ट यानी प्रत्यक्ष का मतलब है कि स्पष्ट और योजनाबद्ध कार्य करना, और लेटेंट का मतलब है कि अनजाने में होने वाले कार्य को हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। और साथ ही अकार्य का मतलब होता है कि उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कार्य समाज के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अकार्य। तो ये जो क्वेश्चन था 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर भी इतना ही लिखना था। तो टोटल 13 क्वेश्चन आपको करवाया गया है अभी, और 5 क्वेश्चन पिछले क्लास में हो चुका है, और इसमें टोटल अगर हम बोले तो 13 क्वेश्चन था इस यूनिट से। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एग्ज़ाम की तैयारी आपको इसी से करते चलना है, बस इससे ज़्यादा आपको इस यूनिट से तैयारी नहीं करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्लास को अटेंड करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।